नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसका छठा फेज जो है अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। जहां पिछली बार की बात करें, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार चीजें काफी अलग हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। आज उन्होंने पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। उसके बाद वो बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इस बार का जो फेज है वो गोरखपुर और जो बस्ती मंडल के उसमें ज्यादातर जिले शामिल हैं। 10 जिलों में 7 जिले सिर्फ गोरखपुर और बस्ती मंडल के हैं, और इन 7 जिलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव माना जाता है, चूंकि वो 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की छठे फेज से परीक्षा होनी है। कितना वो सफल हो पाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण में, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी परेशान है, कहेगी इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है, क्या एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही है, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है, महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आखिर इतना पैसा, मैंने कहा हमारी नीयत साफ है, विकास करा रहे हैं। मैंने उनसे कहा तुमने भी कोई विकास कराया है क्या? वो कहते हैं हाँ विकास कराया। मैंने कहा कौन सा, कहा किया है? मैंने कहा कोई तो विकास गिना दो। तो भाइयों बहनों, उन्होंने क्या विकास कराया मालूम है? उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। तो मिलाकर छठे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होने उनमें सबसे प्रमुख सीएम सिटी गोरखपुर है, और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार खुद चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने योगी के बहाने गोरक्ष प्रांत के 10 जिलों की 57 सीटों को साधने का प्लान तैयार किया है। योगी को यहां से लड़ाने की पीछे मंशा यही है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल में बीजेपी को लेकर एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें 10 जिलों में 7 जिले गोरखपुर और बस्ती मंडल में आते हैं, और इन क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव माना जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ छठे फेज में अपनी छाप छोड़ पाते हैं? क्योंकि ये जो फेज है भारतीय जनता पार्टी का, जहां अस्तित्व की लड़ाई है, और उससे ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की है, चूंकि कई बार गोरखपुर से वो सांसद रहे हैं। अपनी राजनीति की शुरुआत जो उन्होंने की है वो खुद गोरखपुर से की है। और इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और खास इसलिए क्योंकि आज जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, ये उस रीजन से आते हैं जिस रीजन में इस बार इलेक्शन छठे फेज में होने हैं। वहां की जमीनी मुद्दे जो हैं, जमीन की जो नब्ज है, उसको वो बेहतर से जानते हैं। हमारे रणविजय सिंह जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं लखनऊ से। तमाम वर्षों का इनको अनुभव है, जमीन से लेकर बड़े बड़े पदों पर इन्होंने काम किया है। अखबार से लेकर टेलीविजन की दुनिया में इन्होंने तमाम पदों पर काम किया है। बाखूबी राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजी को समझते हैं, किस पार्टी का राजनीतिक एजेंडा क्या कहता है, उसमें एक बारीकी नजर रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रजा रिजवी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से। बहुत सारा आपको अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव। और खास बात यह है कि जिस जिलों में चुनाव होना है छठे फेज में, वहां के बारे में आप बेहतर जानकारी रखते हैं, ये एक अहम बात है। इसके साथ ही हमारे मार्कंडे मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की राजनीति का इतिहास क्या है, क्या जातिगत समीकरण है, और क्या इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ जो चुनाव में उतरे हैं, क्या इसका कितना असर पड़ेगा, वो भी आप हमें बताएंगे इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रणविजय सिंह आप ही से करेंगे। रणविजय सिंह जी, आपको काफी सारा अनुभव है, छठा फेज कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए? स्वयं मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जग जाहिर है, और उनका ये प्रभाव क्षेत्र है। जहां चुनाव हो रहा है इसमें उनका बतौर मुख्यमंत्री कौशल भी दिखना है कि राजनीतिक जो धमक है वो कितनी कायम है। यदि वो अपने मंडल की, जिले की सीटों पर ऐतिहासिक सफलता पहले जैसी दिलाते हैं तो परिणाम चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो उनके लिए ये कहने का पूरा दम रहेगा उनके पास कि वो वास्तव में दमदार नेता हैं जिनके साथ जनता का जुड़ाव बना हुआ है, उनका राजनीतिक दबदबा बरकरार है। अब उनकी लड़ाई इस बात को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ क्या है कि ये यहाँ जातियां निर्णायक भूमिका अदा करती, जातियों से यहाँ पहचान है नेताओं। बड़े नेता इधर के पाला बदले हैं, भाजपा से सपा में आए हैं, तो अब ये देखना है कि कितना जातियां एक अपने नेताओं के पीछे जाती हैं। यहाँ लाभार्थी वर्ग भी है तो यहाँ छुट्टा जानवर का भी सवाल है। जिस क्षेत्र में योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहाँ ठाकुर वर्सेस वारसिक पुराना जो 89 में जो पुरातन युद्ध था उसकी भी कसमसाहट है, और वो भी लोगों के मानस पटल में है, और वो एक सवाल की तरह से इस अपना काम कर रहा है। इसके अलावा महंगाई है, बेरोजगारी है, यूथ का सबसे बड़ा सवाल है कि यूथ के पास रोजगार नहीं है, डिग्री है, रोजगार है ही नहीं है। तो ये सारे जो मूलभूत सवाल है, महंगाई का जो मूलभूत सवाल है, इन सब के बीच जो जातियों का संतुलन कैसे बैठता है, नाराजगी सरकार के खिलाफ। ऐसे में अब योगी जी को अपना कौशल दिखाना है, अपना राजनीतिक दबदबा और राजनीतिक वर्चस्व को वोट के जरिए, जनता के वोट के जरिए परिणामों में परिवर्तित करके दिखाना है। ये सबसे बड़ा सवाल उनके सामने। मेरा ये बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल ये सवाल है, अस्तित्व की भी लड़ाई है कि आपको अपनी सीट तो जीतनी है, बाकी जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव है वहां कितनी सफलता दिला पाते हैं। हमारे साथ सुमन गुप्ता जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम वर्षों का आपको अनुभव है और जमीन के जो मुद्दे हैं उनको आपने बेबाकी से उठाने का भी काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका। सुमन जी आपके पास आएंगे, उससे पहले रजा रिजवी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा साहब, अब जो छठे फेज का इलेक्शन है, अगर 2017 की बात करें तो 57 में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या लगता है जो कारनामा, जो करिश्मा 2017 में किया था, इस बार कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है छठा, क्योंकि छठा इसलिए महत्वपूर्ण फेज है कि ये गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं,
और इसी में जो 57 सीट है, इसमें जो 10 जिले हैं, इसमें बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संतकबीर नगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, अम्बेडकर नगर। अब आप देखिए गोरखपुर का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है, साथ साथ बलरामपुर का भी महत्व हो जाता है, क्योंकि बलरामपुर में जो मंदिर देवीपाटन मंदिर है, उस मंदिर का भी महंत जो है वो गोरखपुर के महंत से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर है। तो अब उसका भी असर है बलरामपुर बेल्ट पे, और ये बेल्ट बिल्कुल आप समझिए तराई बॉर्डर का बेल्ट है, चाहे वो बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, संत कबीर, महाराजगंज, ये सब नेपाल से सटा हुआ समझिए चुनाव हो रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन 10 जिलों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उसमें स्वयं योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और यही हुआ था करहल में, अखिलेश यादव पहली बार चुनाव एमएलए का लड़ रहे थे। यानी दो जो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रस्तावित हैं पार्टियों की तरफ से, वो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रह ही चुके हैं दोनों लोग, लेकिन अनुभव ज्यादा जो है वो योगी आदित्यनाथ को है, क्योंकि 5 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आप समझिए इसी में भारतीय जनता पार्टी के संतोष सतीश द्विवेदी का चुनाव है, सूर्यप्रताप शाही का चुनाव है, उपेंद्र तिवारी का बलिया से चुनाव है, श्री राम चौहान का चुनाव है, रामस्वरूप शुक्ला का चुनाव है। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो मंत्री हैं। और रजा साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में मंत्री थे, समाजवादी पार्टी में शामिल, उनका भी इम्तिहान है। उनका भी इम्तिहान है। आज सोशल मीडिया पे आ भी रहा था कि साहब स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पे जो है हमला किया गया, उनकी बेटी संग मित्र मौर्य ने जो है वो बाइट दी है, और बाइट देके कहा भी है कि साहब जो सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर नंबर 1 पर रहती थी, मेरे पिता पे हमला हुआ है, ये अच्छा नहीं है। उसके साथ आप देखिए कि विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी जी भी लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि साहब ये अंतिम चुनाव है, जाहिर सी बात है, उम्र ज्यादा है उनकी, मरते मरते बच्चे हैं। विपक्ष के नेता आपको सबको मालूम है उनकी सांस अटक गई थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने उनको बचाया, ऊपर वाला उनको अच्छा रखे। हम लोग दुआ भी करते हैं जितने लीडर हैं सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जिसके भी हों। हम पत्रकार हैं, हम तो यही कहेंगे भाई हमेशा हमेशा जिंदा रहें, उनकी उम्र हजरत नूह की इतनी हो। और वहीं आप देखिए कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी लड़ रहे हैं, और बीएसपी से सपा में आए लालजी वर्मा, रामचल लारभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आई है। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष अजय लल्लू भी लड़ रहे हैं। ये छोटा मोटा नहीं है। पूर्वांचल के लिहाज से ये बहुत अहम चुनाव है, आप समझिए। और योगी आदित्यनाथ के लिए इस भी अहम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा नेता। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपको भी विदित है, बिल्कुल पता है कि कल्याण सिंह, गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। यानी 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, और 5 साल में 1 चीफ मिनिस्टर। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा इम्तिहान। उस बार तो लोग कह सकते साहब 3 चीफ मिनिस्टर थे, उनके परफॉर्मेंस थे, उस परफॉर्मेंस से ये हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस में योगी आदित्यनाथ को मेहनत करके ये साबित करना है कि नहीं, मेरे जो है मुख्यमंत्री काल में जो है हमने ठीक काम किया, हमने अच्छा काम किया, और मेरी सरकार लौटी। तो ये बड़ा इम्तिहान। लेकिन और रजा साहब, मुख्यमंत्री की जो खुद की सीट है उस पर तो नहीं लगता कि वहां उनको ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि क्योंकि वहां से वो खुद लगातार लोगों को जिताते रहे हैं। देखिए गोरखपुर में वो लोकप्रिय लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको अगर कोई कहता है कि नहीं साहब गोरखपुर पार्लियामेंट के लोकप्रिय लीडर नहीं है, तो हमें लगता है वो बहुत ठीक से योगी आदित्यनाथ को नहीं जानता है। जीत हार एक अलग प्रश्न है, कहाँ क्या बैठता है, कौन सी गणित बैठती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वो बहुत ही सर्वमान लीडर हैं, उनको लोग मानते हैं, उनको लोग जानते हैं। ठीक है, गुणा भाग लोग कर रहे हैं, जैसे करहल में अखिलेश का अपना उनके पिताजी का वर्चस्व था, पिताजी इतने साल जो है इतनी बार जो है ले रहे, तो वो जीत हार एक अलग फैक्टर है। लेकिन ये है कि वहां के वो मजबूत नेता हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ ने वहां बहुत टाइम नहीं दिया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और सदर की सीट है, जाहिर सी बात सदर की सीट है, सदर की इतनी महत्वपूर्ण सीट है, वहां के वो महंत हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की दो तरीके से इज्जत होती है। पहला इज्जत उनका लोग पैर छूते हैं, वो महंत हैं वहां के मंदिर के, तो वो पुजारी की दृष्टि से लोग उनका पैर छूते हैं। दूसरे वो राजनेता हैं, तो राजनेता
नेता की हैसियत से लोग उनका पैर छूते हैं, तो उनकी जो है इज्जत है वो दो तरीके से उनकी इज्जत बढ़ती है कि साहब वो और मतदाता जो जनता गोरखपुर की है, प्राउड भी फील होता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का जो है वो सीएम है। और गोरखपुर की पहचान दूसरे प्रदेशों में इसलिए होती कि वो सीएम सिटी हो गई है, सीएम सिटी के नाम से जानी जाती, इसका भी काफी गोरखपुर से तो एक सीएम इम्पैक्ट और रह पड़ता चुके है। हमारे वीर बहादुर सिंह जी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। गोरखपुर का ऐसा नहीं है, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर गोरखपुर जनपद का हो रहा है, तो गोरखपुर का पूर्वांचल में एक अपना स्थान है। और जो मंदिर है गोरखपुर का, उस मंदिर का पूरे देश और दुनिया में उसका एक अपना स्थान है। बिल्कुल, वो एक अलग मुद्दा है कि निश्चित तौर पर क्या होता है। रजा साहब आपके पास वापस भी आएंगे, हमारे साथ मार्कंडे जी बने हुए हैं। मार्कंडे जी, जो पिछली बार की जो जीत थी, इन 10 जिलों में बीजेपी ने करीब 46 सीटें जीती थी। 90 के दशक के बाद से लगातार जातिगत समीकरण जो हैं लगातार नजर आए हैं। कोई चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, खासकर पूर्वांचल में। लेकिन 2017 में अगर हम देखें तो वहां अलग माहौल था, एक लहर सी थी जिसका फायदा बीजेपी को मिला। इस बार परिस्थितियां कितनी अलग हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे जो 2017 में जो मैजिक था, जो मोदी मैजिक था, मोदी लहर थी, उससे इस बार का चुनाव भिन्न है। इस बार उस तरह की लहर भी नहीं है और जातिगत चुनाव हो रहे हैं। आप देखे होंगे अखिलेश यादव ने भी इस तरह से 12 सीटों पे उन्होंने टिकट दिया, बाद में उसको बदल दिया सामने वाले सीट को देखकर। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की है कि जातिगत समीकरण साधे जा सके। पूर्वांचल, रही बात पूर्वांचल की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से एक लोकप्रिय नेता है, क्योंकि वो पीठ से भी आते हैं। और राजनेता की बात करें तो एक यहाँ पे जन नेता है, जन नायक है। वो पीठाधीश्वर होने के बाद भी जब यहाँ से 5 बार सांसद रहे, तो लगातार चाहे सेफ्लाइटिस की बात हो, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे लोगों की बात हो, लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के लोगों को सुना। और यहाँ पे चाहे उस समय अपराध चरम पे था, यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बिहार है, तो उस समय जो संगठित अपराध थे, चाहे डॉक्टर का अपहरण हो गया, व्यापारी का हो गया, तो सबके बीच में रहे, सबके लिए धरना दिया, सबके लिए अनशन किया। बतौर मुख्यमंत्री 5 साल जो उन्होंने काम किया, निश्चित तौर पर उसकी अग्नि परीक्षा है। लेकिन मुझको लगता है कि योगी का प्रभाव रहेगा सारी सीटों पे, और इसीलिए इस चरण के लिए वह गोरखपुर को केंद्र बना के लगातार वो मत भी रहे हैं। उनकी अपनी सीट पे, जैसा कि आज एक चैनल पे इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। तो बिल्कुल वो सही उन्होंने कहा, क्योंकि कल जो एक इनका रोड शो था, जो जन सैलाब था, वो एक उत्सव जैसा माहौल था कि उस उनके रोड शो से हट के भी अलग अलग चौराहों पे जो भाजपा के लोग थे, जो शहर के लोग थे, झुंड बना के कहीं ढोल नगाड़े कहीं हो, तो इस तरह का माहौल है। तो योगी का प्रभाव इन सीटों पे रहेगा। ये जरूर है कि जातिगत जो समीकरण बने हैं या जो जातिगत प्रत्याशी हैं, उसका भी असर रहेगा। जी, सुमन जी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी मार्कंडे जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है, और यही नारा, यही बयान अपने मंचों से अखिलेश यादव भी देते रहते हैं कि जो चुनाव है वो मैं नहीं, जनता लड़ रही है। कितना प्रभाव इसका देखती हैं? और इस बार जो छठा फेज है वो बीजेपी का अस्तित्व कम, सीएम योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा है। सुमन जी, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद सुमन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम वापस आएंगे सुमन जी के पास। रणविजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। रणविजय सिंह जी, आप ही से सवाल है कि जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चुनाव जनता लड़ा रही है, अखिलेश यादव उधर कह रहे जनता लड़ा रही है, इस बार जो बीजेपी की लड़ाई है उससे ज्यादा छठे फेज में सीएम योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसे हम देखें छठे फेज को? नहीं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सच बात। ये उनके राजनीतिक गुरुता का सवाल है।
उनको ये तय करना है कि क्या जो 2017 में जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का, क्या वो रिपीट होगा। अगर वो नहीं रिपीट होगा तो उनकी दावेदारी दिल्ली दरबार में कमजोर होगी। पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ जो अंदर मुहिम कई बार उठा और वो दब गया, वो और मुखर हो जाएगा। उनके अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनको पुनः पार्टी के अंदर चुनौती मिलेगी। अगर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं किया, बीजेपी को 17 जैसी कोई करिश्माई सफलता नहीं मिलती है, तो ये सब उनके साथ नकारात्मक सवाल है जो निश्चित तौर पर उन्हें साल रहा हो। क्योंकि परिस्थितियां जो हैं जिस एरिया में, जिस लोगों ने बताया कि भाई ये नेपाल और तराई का बॉर्डर, तो मुफलिसी भी है, गरीबी भी है, सामंत पुट भी है और जातीयवाद का एकदम घोल पूरा जातियों में भरा हुआ है। और जिस तरह से जातियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जातियां, एक बात जरूर याद रखिए कि जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके वो बातचीत में ये बात करें कि उनको ठगा जा रहा है, क्योंकि वो सोचते थे कि उन्हें अधिकार मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो जब उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिलाया तो उनका सत्ता में भागीदारी नहीं। उनके सामने जो परेशानी है, जो उकताहट है, वो इस बात को लेकर के कि उनको भागीदारी सत्ता में मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। तो वो रास्ता देख रहे हैं कि भाई अगर कोई दूसरे जगह हमको मिल सकता है तो हम उस दरवाजे को भी क्यों नहीं एक बार देख लें। क्योंकि 14 से लेकर के 14 है, 19 है, 17 है, 19 है में उनको ये लगने लगा है कि उनको जो अपेक्षित उनका प्रतिनिधित्व था वो कम हुआ। बिल्कुल। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह से नौ उदारीकरण का मामला चला है और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें उनके सामने सबसे बड़ा सवाल कि भाई नौकरी कहाँ है, तो हम जो आरक्षण है उसका क्या होगा। वो हमारे लिए झुंझुना हो जाएगा कि क्या होगा। तो इन सारे सवालों के बीच में ये मतदान कल परसों का हो रहा है और इसमें बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, वो चाहे बीएसपी से निकले हो चाहे बीजेपी से निकले हो, और जो एक बेहतर जाति संतुलन साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और इसमें अगर बीजेपी ने कोई काम बेहतर अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, जैसे कि 5वें दौर में शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुए अमूमन, अगर यहाँ भी कुछ इस तरह से होता है, ग्रामीण अंचलों में खूब मतदान होता है, तो स्थितियां कठिन हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है उसका भी असर पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ज्यादा होता है तो उसका भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ जैसा कि आप कह रहे हैं, छोटे दल जो हैं उनकी भूमिका अब अहम हो जाती है, चाहे वो 6वां फेज हो या फिर 7वां फेज हो, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes!
In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छठे फेज का जो इलेक्शन अब बचा है, जो प्रचार है वो थम गया है। 3 तारीख को वोटिंग होनी है और इस बार के जो 10 जिले हैं उसमें गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिले शामिल हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है छठे फेज में। और इसी पर हमारे साथ तमाम सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अखिलेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हम रजा साहब के पास आएंगे। रजा भाई काफी देर से बने हुए हमारे साथ। रजा भाई, जैसा कि अभी रणविजय सिंह जी ने कहा कि जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, चाहे वो छठा फेज हो या फिर उसके बाद 7वां फेज। अगर हम सुभाषपा की बात करें, जो पिछले इलेक्शन जब हुए 2017 में बीजेपी के साथ थी, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है। और समाजवादी पार्टी ने जो कल वो छठे फेज में चुनाव होना है 3 तारीख को, उसमें 48 सीटों पर सपा है, बाकी पर उसे सुभाषपा को उतारा है। कितना अहम है छोटे दल? देखिए, ये सही है कि छठे चरण में अपना दल ने 1 सीट जीती थी और सुभाषपा यानी सुहेलदेव पार्टी जो है राजभर की, उसने 1 सीट जीती थी छठे चरण में। और 7वें चरण में आप देखेंगे तो अपना दल ने 4 सीट जीती थी और सुभाष राजभर जी की जो है सुहेलदेव पार्टी 3 सीट जीती थी। तो ये सही है कि इधर इस छठे में और 7वें चरण में इनका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे आप देखिए, छठे चरण में समाजवादी पार्टी को 2 ही सीट मिली थी और बीएसपी को 5 मिली थी, कांग्रेस को 1 मिला था। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी के बाद बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था वहां। और आप देखिए, जो ये चुनाव 10 जिलों का हो रहा है, इसमें 5 मंडल कवर हो रहा है। आप देखिए, 5 मंडल कवर हो रहा है। बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल और फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल का अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ का जो है मंडल का बलिया है, गोरखपुर मंडल का गोरखपुर है, पडरौना है, देवरिया है, महाराजगंज है, और देवीपाटन मंडल का बलरामपुर जनपद है, और बस्ती मंडल का सिद्धार्थनगर बस्ती है, और जो है वो संत कबीर नगर। तो इस तरीके से 5 मंडल का चुनाव हो रहा है। और ये मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। ऐसा नहीं है कि ये मंडल, अब आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री के सलाहकार शलमबड़ी त्रिपाठी वो भी वहां से लड़ रहे हैं, यूथ है।
अब ये समय बताएगा कि वो कितनी मेहनत करते हो, सीट जीत करके ले आते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये छठे फेज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें स्वयं सिटिंग चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव ने बड़ी समझदारी से सीटों को रखा है। मैं तो आप समझिए कि मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस फेज के अंदर जो चुनाव हुआ है, आप देखिए इसमें किसी ने बहुत आतंकवादी, तमंचावादी, दंगा, ये इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। इस जो 4 फेज तक था तो इसकी बहुत तेज चर्चा हुई, और 307 और 370 और 36 जो भी कश्मीर वाला था वो सब चर्चा, लेकिन इधर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इधर ये माना ये जाता है कि इधर जो है वो जातिगत रणनीति है और इधर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो है। क्योंकि इधर शुगर मिल है, लेकिन उस बहुतायत से शुगर मिल नहीं है जिस तरीके से वहां है उधर थे। जिस तरीके से आलू जो है का उत्पादन फर्रुखाबाद और उधर जो तीसरे फेज के अंदर था उसमें करीब 36 जनपद आलू बोते थे, शीतगृह में रखे जाते थे, तो वो इधर बहुत उसकी चर्चा नहीं है। किसान इधर है, शुगर मिल है इधर, ऐसा नहीं है कि शुगर मिल नहीं है, लेकिन उस बहुतायत से शुगर मिल नहीं है। तो यहाँ का चुनाव जो है वो डेवलपमेंट पर है। मैंने तो मैनिफेस्टो आप देखिए समाजवादी का भी पढ़ा है, मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी का भी पढ़ा है, और मैंने देखा कि मैनिफेस्टो इन लोगों के सबके बहुत अच्छे हैं, मैनिफेस्टो खराब नहीं है, लेकिन ये लोग मैनिफेस्टो में बहुत तेजी से बात नहीं किए। जैसे समाजवादी पार्टी का था कि साहब हम जो है वो 2005 के बाद से पेंशन जो है पेंशन हम लागू करेंगे, ये उन्होंने कहा, तो उससे जाहिर सी बात है कि राज्य कर्मचारी खुश हुए कि साहब हमें जो है रिटायरमेंट के बाद हमें और फ्री बिजली की बात भी की, 300 यूनिट फ्री जो बिजली 300 यूनिट की बात की, हालांकि उससे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री बिजली की बात नहीं की है, सिर्फ किसानों को सिंचाई के लिए बिजली देने की बात की है। नहीं कहा, लेकिन इसने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं साहब 300 जो है वो फ्री बिजली देंगे। इन्होंने कहा साहब 18,000 सालाना हम जो है पेंशन देंगे। तो समाजवादी पार्टी ने, तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है वो 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बस में मुफ्त यात्रा देंगे, मतलब बस में वो फ्री चलेंगी 60 साल से ऊपर, और जो इंटर की बच्चियां हैं उनको कहा कि स्कूटी देंगे। तो ऐसी कई चीजें थी जो इन्होंने कहा सब किसानों का जो है आधा बिजली का बिल हम माफ करेंगे। तो ये सब जो मैनिफेस्टो था, अगर इसको ठीक से रखा जाता और ठीक से बताया जाता, चाहे इनके छोटे लीडर ही बिल्कुल, मैनिफेस्टो में इन्होंने देरी भी कर दी, काफी देरी की है, चाहे वो दोनों पार्टियां देरी कर दी। समाजवादी पार्टी बीजेपी का इंतजार कर रही थी कि बीजेपी जब जारी कर देगी मैनिफेस्टो उसके बाद हम जारी करेंगे, तो जनता तक वो बातें भी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई। हालांकि बयानों, भाषणों के जरिए बताने की कोशिश की गई कि हम कितना ज्यादा मैनिफेस्टो में चीजों को शामिल कर रहे हैं। भाई यही तो हुआ क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी रजा रिजवी जी आपके पास आएंगे। आप समझिए कि ममता बनर्जी आई हुई थी, ममता बनर्जी के उसमें पत्रकार पहुंचे थे, उसके बाद 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी ने, ये पहले उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी के बाद ही मैनिफेस्टो लाएंगे। हमारे साथ अखिलेश तिवारी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और अम्बेडकर नगर से हैं, जहां छठे फेज में इलेक्शन होना है। तो अम्बेडकर नगर और उसके आसपास के जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको बाखूबी आप समझते हैं। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर की अगर बात सिर्फ हम करें तो इसे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, और जिस तरह से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज शामिल हुए, चाहे वो राम अचल राजभर हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला बहुजन समाज पार्टी को और कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? जी सुरेंद्र जी, हम आपको बता दें कि जो दल बदल करके नेता इधर से उधर गए हैं और बसपा से निकालने के बाद रामाचल और लालजी जो है सपा में शामिल हुए हैं, तो इसका असर यहाँ बहुत ज्यादा भी देखने को नहीं मिल रहा है। और बसपा के जो गढ़ माना जाता रहा है पहले से ही 95 में, जो कि जिला जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती ने बनाया था, उसके बाद से लगातार यह गढ़ बना हुआ है, जिसके कारण काफी इसके संभावनाएं अभी भी बसपा के लेकर यहाँ है। पिछले चुनाव में भी यहाँ जबकि भाजपा की लहर चल रही थी, उस समय भी यहाँ 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर भाजपा जीते थे। तो आज भी जो है यहाँ की जो 5 सीटें हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। जी, तो कह सकते अखिलेश तिवारी की जो ये नेता हैं बड़े बड़े, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारी मंत्री भी रहे, तो ये नेता खुद से बड़े नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी ने
को बड़ा नेता बनाया ये माने और इसका फर्क नहीं पड़ेगा जैसा कि आप बता रहे हैं? जी निश्चित तौर पर इन लोगों का अपना जो छवि है, लेकिन पार्टी जो है वो ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि इनके साथ बहुजन समाज पार्टी का जो एक वोट जो था वो पूरा वोट इनका ट्रांसफर होता था, साथ में बिरादरी की भी वोटें आती थी, तो जिसके कारण इनके लगातार चुनाव जीत रहे थे। और आज भी वही स्थिति है, इनका अपना खुद का जो थोड़ा है, लेकिन पार्टी ही मायने रखती है। यहाँ मेन बात है कि जो पार्टी के वोट बेस वोट है उसके भरोसे चुनाव जो है जीत सकते हैं। ठीक है, सुमन जी आपके पास आएंगे। अगर शुरुआती दौर में देखिए, जब इलेक्शन की शुरुआत हुई, चाहे वो पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, उस वक्त ध्रुवीकरण की कोशिश गई पार्टियों की तरफ से, खासकर बीजेपी की अगर बात करें तो, और चाहे वो 2017 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में पोलराइजेशन सफल रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन छठे फेज तक आते आते ये कहें कि वो जो माहौल था वो खत्म होने लगा है। जातियां लेकिन अपना एक अहम रोल अदा कर सकती है छठवें और सातवें फेज में। जी जरूर, ये जातियों का अहम रोल है। और अगर आप देखें कि पहले चुनाव से, पहले फेज के चुनाव से लेकर के और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और ये छठे दौर में हम पहुंचे हैं, और अगला चरण, एकमात्र चरण, अगर कल ये परसों पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ एक चरण का चुनाव बचेगा। तो आप कुल मिलाकर के देखिए कि 111 सीटों का दोनों फेज में मिलाकर के चुनाव बाकी है। और जातियों का के साथ साथ ये पूर्वांचल के, अगर हम उत्तर प्रदेश को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पूर्वांचल एक तरीके से 5 भागों में बटा हुआ है। और ये पूर्वांचल और अवध का जो ये इलाका है, इसमें हम मानते हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन भी है और गरीबी भी बहुत है। और जातियों में खासकर ऐसे लोग भी हैं जिनमें से ज्यादातर लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जिंदगी, अपनी रोजी रोटी बसर करने के लिए अपने काम कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण होता है। इसी के साथ एक जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इस बार का एक, और पिछले दिनों के जो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग की बात की है कि हमने बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग इसमें पैदा किया है। तो ये चूंकि गरीबी का क्षेत्र है, और जब हम जातीय दृष्टि से देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट, या जिसे हम कह सकते हैं कि अति पिछड़ी जातियों में, तो अति पिछड़ी जातियों में जब आर्थिक सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर लोग इस मतलब आधार में मिलते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये एक तरीके का एक सामंती क्षेत्र भी रहा है कि जहां लोग, यही कारण है कि मतलब इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं जल्दी, वो इनिशिएटिव इस तरीके से नहीं लाते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरियां करते हैं और सड़कों पे रहते हैं और छोटे मोटे जो है व्यापार, छोटे वो काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ रह करके वो उन चीजों का इनिशिएटिव नहीं ले पाते, क्योंकि कोई कैश क्रॉप इस तरीके का नहीं है जिससे उनके जीवन में जो है पैसा आ सके। तो मतलब जो कैश नहीं आता है, वो मेहनत कितना भी करें लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाता, जिसके लिए वो बाहर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में जो लाभार्थी वर्ग है उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, भले ही चाहे 2% से 5% उसका प्रभाव पड़े। ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्लस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जो जातीय आधार में है, ये जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इसमें लगभग उसके शायद 20-22 सीटें जो है उन्होंने गठबंधन को दी हैं। तो ऐसे स्थिति में वोट, समाजवादी पार्टी का वोट गठबंधन को ट्रांसफर होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और ये जो सीटों के जीत हार में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। निश्चित रूप से इस फेज में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग माने मुख्यमंत्री से लेकर के नेता विपक्ष, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए वो लोग, और इन सारे लोगों के लिए भी अभी एक आपके संवाददाता अंबेडकर नगर जिले से जुड़े हुए थे। अंबेडकर नगर जिले की जो स्थिति जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ तो ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया है कि एक प्रत्याशी जो पिछली बार भाजपा में लड़ा, इस बार बसपा में लड़ रहा है, जो बसपा में लड़ा था वो सपा में लड़ रहा है। और मैं समझती हूँ यहाँ तो मतदाताओं के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है इन प्रत्याशियों ने, कि वो क्या, किस तरीके से जाए, वो पार्टी के साथ जाए कि व्यक्तियों के साथ जाए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट जो है पैदा कर दिया है।
और जब इस दो चुनाव की बात हम कहते हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हम करते हैं, तो एक दो तरीके का मॉडल जो आप 2014, 17 और 19 का था, उसमें एक तरीके का था गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के जो विकास की बात कह रही थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब अगर इस चुनाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जो डिसीजन होगा उसके आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उसमें जीतती है, तो फिर एक नया मॉडल आएगा, यूपी मॉडल। यूपी मॉडल किस तरीके से चलता है, तो एक गुजरात मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल। तो ये भी एक जो है, अगर वो नहीं सरकार बनाने में नहीं सफल होती है, या जो है इतनी सीटें नहीं ला पाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसा कि अमित शाह जी ने भी कहा और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य का चुनाव है। 2024 जो है वो भी काफी अहम हो जाएगा इस चुनाव के नतीजों के बाद। मार्कंडे जी के पास आएंगे। मार्कंडे जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनाव जो है ये चुनौती भरा हुआ है, चाहे वो छठा फेज हो चाहे सातवां फेज हो। जहां छठे फेज में सीएम योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है, वहीं सातवें फेज में प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बीएसपी के लिए भी काफी ये अहम है, क्योंकि इस बार जो छठे फेज में तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का काफी जनाधार रहा है। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि वह चुनाव ही नहीं लड़ रही है, बिल्कुल साइलेंट बनी हुई है। लेकिन जब बहुजन समाज बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, तो वह ज्यादातर भाजपा का खेल और सपा का खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। अगर गोरखपुर की बात करें हम, तो कुछ विधानसभा ऐसी है जहां पर अगर बीएसपी के मजबूत प्रत्याशी नहीं होते तो सीधे उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भाजपा को जा रहा था। लेकिन बीएसपी के आने के बाद, जैसे बात करते हैं हम चिल्लूपार विधानसभा की, जहां से पंडित हरिशंकर तिवारी चुन के जाते थे, बाद में वहां पर हाथी से सवारी किया विनय शंकर तिवारी ने, और इस बार वह समाजवादी पार्टी से आए। चिल्लूपार विधानसभा में लगभग जो बीएसपी का जो काडर वोट है वो 40 से 50 हजार वहां से आदमी शुरू करता है। तो ये माना जा रहा था कि अब ये सपा पे आए हैं तो यह सीट भाजपा के लिए आसान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पे उससे पूर्व मंत्री जो बसपा में रहे राजेश त्रिपाठी वो लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने यहाँ एक प्रत्याशी दे दिया पहलवान सिंह को, जो पूर्व विधायक रहे हैं, और अब वहाँ उस सीट की जो खेल है, जो समीकरण है, वो बिगड़ गया है। अब वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। तो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो है तमाम अलग अलग सीटों पे जो प्रत्याशी उतारे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है सपा और भाजपा का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, यह भी एक संभावना है कि वहां से बीएसपी भी सीट निकाल सकती है। लेकिन मुझको लगता है कि बीएसपी को पाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं है। अगर उनके पास कुछ सीटें आ जाती हैं, तो यदि प्रतिशत कम होता है, कोई सरकार अगर स्पष्ट बहुमत नहीं पा रही होगी, तब उसमें इनका रोल अहम होगा। लेकिन मुझको लगता है इनकी व्यक्तिगत अपने लिए कुछ पाने के लिए खास नहीं है। जी, रजा रिजवी जी आपके पास आएंगे। इस बार तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय भी बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को जैसे कहा जाता है बी टीम है बीजेपी की, ऐसा नहीं है। तमाम सारी ऐसी सीटें जहां पर वो बीजेपी का भी खेल बिगाड़ रही है। तो 2017 की अगर बात करें, उसके मुकाबले 2022 का जो चुनाव है, इसमें मार्जिन जो है बहुत कम रहने वाला है। देखिए, ये सही है कि विधायक के चुनाव होते हैं, उसमें कोई लाख 1.5 लाख वोटों से नहीं जीतता है। कई ऐसे विधायक हैं जो आप समझिए कि 517 वोट से जीतते हैं। मोहनलाल का जो है, आप देखिए कि बैलेट इस चुनाव में बैलेट पेपर का बहुत माने रखेगा, आप समझिए, क्योंकि बैलेट उससे पोस्टल बैलेट इससे रखेगी कि अखिलेश यादव ने जो घोषणा कर दी कि साहब ऐसा है कि हम जो है राज्य कर्मचारियों को जो है पेंशन लागू करेंगे, तो ज्यादातर जो पोस्टल बैलेट है वो मतदान कर्मियों के ही होते हैं, ज्यादातर कुछ साइन कर्मियों के भी होते हैं।
और कुछ और लोगों के भी होते हैं, कुछ अधिकारियों के जो ड्यूटी पे नहीं होते उनके भी होते हैं, तो पोस्टल बैलेट बहुत मायने रखते हैं, आप समझिए। तो इससे पहले वाले फेज में आप देखिए 10,000 से ऊपर पोस्टल बैलेट आए थे। और मैं आपको बताऊं कि मोहनलालगंज का जो विधायक जीता था वो 523 वोट से जीता था। तो आप समझिए पोस्टल अगर 10,000 आ गए और 523 वोट से कोई जीता तो समझिए पोस्टल बैलेट का कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस पर भी हम लोगों को जरा से इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है कि ये इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरे छठे चरण में आप देखिए समाजवादी पार्टी 2 ही सीट पाई थी और बीएसपी 5 पाई थी। तो इसका मतलब छठे चरण में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व आप जो है वो नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व वहां नहीं रहा है। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और कहीं कहीं तो हमने देखा है जहां जो है वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट कमजोर दिखे हैं, तो उसके वोटर ने मैं गोंडा भी दौरे पे गया था जब अभी 27 तारीख चुनाव हुआ, तो वहाँ एक केशवपुर पहड़वा विधानसभा है, अरे विधानसभा कह रहे हैं, केशवपुर पहड़वा, वहाँ एक पोलिंग बूथ है। उस पोलिंग बूथ पर मैं गया तो वहाँ बाहर एक आदमी आया, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। उसने कहा देखिए भैया यहाँ लड़ाई जो है सपा और जो है वो बीजेपी की है, लेकिन यहाँ दलित वोट जो है, जो बीएसपी का वोट है, वो जिधर चला जाएगा वो फिर 100% जीत जाएगा। तो अब ये जरा से पूरे प्रदेश के चुनाव में ये जरा से आंकलन करने की जरूरत है कि दलित समुदाय जहां मजबूती से नहीं लड़ा है वो वोटर कहाँ गया है। वो वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अगर वो वोटर सपा की तरफ गया है तो सपा मजबूत है। अब उसमें आंकलन देखना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव से पहले आप देखिए मोहनलालगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्री बना दिया, गोंडा से पलटू राम को मंत्री बना दिया कि भाई वो देखे कि हम दलित समुदाय को बहुत इज्जत दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं वो ट्रेन से जो है पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, गए पूरा ट्रेन से। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। अब वोट भारतीय जनता पार्टी कितना ले जाती है दलित का, और समाजवादी पार्टी कितना ले जाती है, और बीएसपी स्वयं कितना ले जाती है। हमारे अभी साथी ने बहुत अच्छी बात कही, हमसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शुरुआती दौर में हम लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं समझ पा रहे थे कि वो जो है बहुत अच्छे तरीके से लड़ेगी। लग रहा था कि सपा और जो है वो बीजेपी यही जो है पूरे प्रदेश में चुनाव में दिखाई देगी। लेकिन जब उनके कैंडिडेट घोषित हुए तो कैंडिडेट जब घोषित हुए तो उस कैंडिडेट में लगा कि नहीं भाई कैंडिडेट इन्होंने अच्छा ज्यादा संख्या मुसलमानों की उतार दी। आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वहां तमाम मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं। हाँ उतारे हैं। आप समझिए मुजफ्फरनगर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ 5 एमएलए 5 विधानसभा है, समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को नहीं दिया वहाँ, आप समझिए, जबकि दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। कोई रणनीति रही उनके साथ अलायंस था आरएलडी का, तो उनको लगा आरएलडी का फायदा उनको मिल रहा है। हाँ हो सकता है। अब देखिए बाराबंकी रुदौली से अब्बास अली रुश्दी जो है वो सपा के एमएलए रहे हैं एक बार, और उसके बाद वो सपा से उनको टिकट मिला और टिकट नहीं मिलने के बाद दूसरे को सपा का टिकट दे दिया गया, तो उसके बाद वो बीएसपी से लड़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है जो एमएलए रहा हो उसकी कहीं ना कहीं तो उस क्षेत्र में पकड़ है, क्योंकि इसके बाद तो 5 कुल मिलाकर ये माने बहुजन समाज पार्टी की जो प्रेजेंस है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी बड़ा फैक्टर बना हुआ है। भले बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीटें ना ला पाए, लेकिन किसका खेल बनाएगी, किसी का खेल बिगाड़ेगी, ये भी निश्चित है। अखिलेश तिवारी हमारे साथ बने हैं अंबेडकर नगर से। अखिलेश जी, जैसा आपने ब्रेक से पहले बताया अम्बेडकर नगर की स्थिति के बारे में कि तमाम बड़े मंत्री जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे वो भले ही समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वहाँ का कोर वोटर है बीएसपी का, वो अभी भी माहौल उसी के तरफ है। और अगर ऐसा है अम्बेडकर नगर में, तो अम्बेडकर नगर का जो माहौल है, क्या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी प्रभाव डालेगा अपना? अखिलेश जी निश्चित तौर पर जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो बीएसपी का कोर वोट माना जाता है, वो जो उनका बेस वोट है वो अभी भी बीएसपी के साथ यहाँ अम्बेडकर नगर में जुड़ा हुआ है। और इसका जो असर जो नजदीकी जिले हैं, खासकर आजमगढ़ है या फिर इधर बस्ती है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद है, तो यहाँ भी देखने को निश्चित तौर पर इसका असर मिलेगा। जो बेसिक वोट है उनका बेस वोट है। और उसके साथ साथ बीएसपी ने जो विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो उस विधानसभा में जो उस जाति के जो है ज्यादा वोट थे उसको जो है टिकट ज्यादातर ऐसा दिया है, जैसे कि हमारे अम्बेडकर में कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है जहां दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों की संख्या काफी ज्यादा है,
तो वहां पर उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है। अकबरपुर में दलित वोटों के बाद सबसे अधिक जो संख्या है वो कुर्मी बिरादरी की है, तो वहां उन्होंने कुर्मी बिरादरी को प्रत्याशी बना दिया है। तो कहीं न कहीं इसका जो असर है वो चुनाव में काफी मायने रखेगा और इसका असर अगर आसपास के जिलों में भी पड़ने वाला है। बिल्कुल। सुमन जी आप पास आएंगे। जो जातियां हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में हमेशा हावी रही हैं। 90 के दशक से हम देखें, अगर पिछले चुनाव छोड़ दें 2017-19 एक लहर थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अब क्या ये भी माने कि थोड़ा सा बदलाव भी आया है? जो जातियां हैं जिनको लगता है ये पार्टी मेरा ज्यादा हित अच्छे से समझती है, उनके जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो है वो थोड़ी समझदार हो गई है। उसको लगता है कि अपना वोट हमें खराब नहीं करना है। उनको लगता है कौन जीत रहा है कैंडिडेट या कौन सी पार्टी जीत रही है, हमें वहां वोट करना है। सुमन जी, जातियों की जिसे आप लहर कहते हैं वो एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग या एक तरीके का मैनेजमेंट था, और उस मैनेजमेंट में इस बार टूटन आई है। और टूटन इन कारणों से आई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है 2017 में जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिजल्ट को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इस रिजल्ट के पीछे जो अति पिछड़ी जातियां थी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो बहुत बड़ी भूमिका इसलिए थी कि ये लग रहा था कि अति पिछड़ा एक मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में। तो उस समय जो चुनाव हुए थे उसमें योगी जी कहीं पे मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, कोई वो प्रस्तावित मुख्यमंत्री भी नहीं थे, किसी प्रकार से उनका नाम नहीं था। तो एक जो सवर्ण चेहरा है इस बार के इलेक्शन में, एक सवर्ण चेहरा है। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, इस बार जो है वो सत्ता में 5 साल भरपूर उसने काम किया है। जिस भी तरीके का काम किया उसने अपना एक तरीके का मतलब एक मॉडल बनाया है जिससे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसने 5 साल जो काम किया और उसका एक सवर्ण चेहरा जो मुख्यमंत्री के रूप में रहा है वो, और लोगों को जो जिन उम्मीदों से वो जातियां 2017 में आई थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो उन उम्मीदों को उनको लगा कि उनको कहीं छला गया है या वो जिस उम्मीद को लेकर के आए थे वो पूरी नहीं हुई हैं। इन कारणों से उन सारी जातियों में टूटन और विकल्प के रूप में, चूंकि एक पार्टी मिली उनको समाजवादी पार्टी जिसने भी कई 10-12 लोगों के साथ 15 लोगों के साथ गठबंधन किया, तो एक आधार सारी जातियों में मतलब टूटी हुई जो सारी जातियां इकट्ठे होकर के 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी। जी बिल्कुल। मार्कंडे जी, जो जैसा कि कहा जा रहा है कि जो छठा फेज है वहां सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। जो परफॉर्मेंस होगा गोरखपुर की अगर हम बात हटा दें सदर सीट की, उसके अलावा जो आसपास के जिले हैं अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है और जो नतीजे आते 10 मार्च को, अगर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आती है तो क्या लगता है जो परफॉर्मेंस है वो भी असर डालेंगे? जो सीएम फेज की बात कही जा रही योगी आदित्यनाथ को लेकर, वहां भी स्थिति बदल सकती है? मार्कंडे जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी पूर्वांचल के बड़े चेहरे थे और एक बार भाजपा से वो रुष्ट भी हुए थे। बाद में भाजपा संगठन के तमाम लोग, संघ के लोग ऊपर से आए थे और इनको मनाने की कोशिश की थी, इनकी वापसी हुई थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में संघ और भाजपा के कॉकटेल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जितनी दखल उनकी संगठन में उतनी इस संघ में भी है। संघ भी उसी तरह पसंद करता है जिस तरह संगठन करता है, और एकमात्र चेहरा वो उभरे हैं राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व पे। अगर बात किया जाए जिस तरह से आपने लोकसभा में देखा, विधानसभा में देखा, स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा इनकी डिमांड होती रही है। और जबकि 5 साल इनके कार्यकाल के बाद ये चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पे इनके आप देखेंगे कहीं बुलडोजर बाबा के नाम से अकाउंट चल रहा है, कहीं फिर जो है तो इनकी जो एक छवि बनाई गई जो कानून व्यवस्था पे, जो पिछली सरकार में जो फैला या व्यापारियों में या संगठित अपराध को जिस तरह इन्होंने तोड़ा, निश्चित तौर पर परीक्षा इन्हीं की है। और मुझको लगता है कि सरकार बनती है तो भाजपा कोई इतना बड़ा वो मोल नहीं लेगी, इनको जगह किसी और को किया जाए। रही बात प्रभाव का, तो जैसे अभी मैं देवरिया से लौट रहा हूँ,
जो लग रहा है शर्मण त्रिपाठी बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ पे भारी अंतर से जीतेंगे। यहाँ जीत हार का प्रश्न नहीं है, यहाँ देखना यह होगा कि कितना बड़ा अंतर है। रही बात जो गोरखपुर, जैसे बगल में महाराजगंज है, वहां से पंकज चौधरी हैं, एक आध सीट है जहाँ से बीएसपी भी जा रही है, जैसे अमरमणि के लड़के लड़ रहे हैं, ये अमनमणि त्रिपाठी, तो वो भी वहां से है। तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ का प्रभाव यहाँ पर है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। मुझको लगता है कि एक कैसे बात हो रही थी, जो एक लाभार्थी वर्ग है। मैं महाराजगंज गया तो वहाँ मुसहर एक प्रजाति होती है, मैंने उनसे पूछा, कुशीनगर में भी है, महाराजगंज में भी है, उन्होंने कहा कि हमको इसके पहले किसी ने नहीं पूछा, अब जो हमको है अन्न हो या फिर चूल्हा हो या जो भी, बिल्कुल लाभार्थी वर्ग जो है वो भी अपनी भूमिका अदा करेगा। किस तरह की भूमिका अदा करता है अभी देखने वाली बात होगी। वक्त का अभाव है, लास्ट कमेंट रजा रिजवी जी आपसे लेंगे। जातियों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि जातियां काफी अहम हो जाती है 6वें फेज 7वें फेज में। क्या आपको लगता है जो आज का युवा है, न्यू जनरेशन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जातियों से उठकर अलग होकर उनको लगता है कैंडिडेट कौन सा जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, वहां वोट करें, अपना वोट खराब ना करें। रजा रिजवी जी जी, देखिए हमारे साथी ने मुसहर जात की बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं मिर्जापुर गया था बहैसियत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के हैसियत से, क्योंकि वहाँ एक पत्रकार का उत्पीड़न हुआ था। तो वहाँ मैंने पता किया कि एक मुसहर जात की वहाँ प्रधान है, और प्रधान तो हैं लेकिन उनका दूसरा कोई प्रधान पद चलाता है, लेकिन अब मुसहर जाति भी मजबूत हो रही है। दूसरे आप देखिए यहाँ जाति का बहुत गणित है, और दूसरे आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका इन जनपदों में ज्यादा वर्चस्व रहा है, वो जाते रहे हैं। पार्लियामेंट की हैसियत से जब लोकसभा का चुनाव हुआ है और जब उसका हुआ है, तो चुनाव से पहले भी इन्हीं सब क्षेत्रों में ज्यादातर घूम घूम के रहे हैं। बलरामपुर है, बस्ती है, गोरखपुर है और बलिया देवरिया, इस सब में इनका अपना इनकी एक इज्जत और प्रतिष्ठा है। उधर इतना ज्यादा नहीं है, मुख्यमंत्री के हैसियत से लोग उनको उधर इज्जत देते थे पहले दूसरे तीसरे चरण में, लेकिन चरण में जो है ये बिल्कुल। और एक हिंदू युवा वाहिनी एक विंग भी चलाते हैं, उसके भी जो कार्यकर्ता ज्यादातर हैं उस क्षेत्र में ज्यादा हावी है। इनका हिंदुत्व का एक चेहरा है, बिल्कुल चेहरा माना जाता है हिंदुत्व। लेकिन कितना फायदा मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके लिए भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे 6वें फेज की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 6वें फेज में जो 10 जिले हैं उसमें गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल, उसमें 7 जिले शामिल हैं, और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत तौर पर खासा प्रभाव माना जाता है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ करता है। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।